अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था उर्दू नसर का इर्तिक़ा, और ये आपका चल रहा उर्दू अदब की तारीख़। तो उर्दू अदब की तारीख़ पे हमने पढ़ा कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुआ, फिर उर्दू नसर का इर्तिक़ा कैसे हुआ, और आज उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिक़ा। आगाज़ यानी शुरू होना और इर्तिक़ा यानी तरक्की करना। तो उर्दू शायरी कब शुरू हुई और कैसे इसने तरक्की की, आज इसे हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू शायरी की उम्र 700 साल है। उर्दू शायरी की उम्र 700 साल है, यानी 700 साल से उर्दू शायरी की जा रही है। उर्दू के पहले काबिल ज़िक्र शायर अमीर खुसरू हैं, और सबसे पहले शायर उर्दू के कौन हैं? अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू का नाम हमने सुना है, और अमीर खुसरू की बहुत सारी गज़लें और कव्वाली भी हमने सुनी है। अगरचे इनका हिंदवी कलाम दस्त बद ज़माना की नज़र हो गया, लेकिन एक गज़ल, चंद पहेलियाँ, एक दो लोक गीत ही बाकी रहे। इनका क्या है? हिंदवी कलाम जो था वो क्या है? बर्बाद हो गया, उसको नहीं रखा जा सका, लेकिन इनकी कुछ गज़लें हैं और चंद पहेलियाँ हैं और एक दो लोक गीत वगैरह बाकी हैं। वक्त अपना सफ़र तय करता रहा और उर्दू शायरी भी इसके साथ साथ चलती रही। इब्राहिम आदिल शाहसानी के दौर में इब्राहिम नामा के नाम से एक तवील मसनवी लिखी गई, जिसमें इब्राहिम की ज़ात और सफ़ात को मौजू सुखन बनाया गया। और उर्दू शायरी क्या है? साथ साथ चलती रही, वक्त के साथ साथ वक्त भी गुजरता रहा, उर्दू शायरी भी चलती रही। और इब्राहिम आदिल शाहसानी के दौर में इब्राहिम नामा लिखा गया। तो इब्राहिम नामा, किसी की तारीफ में जब कुछ लिखी जाए तो क्या है? मिसनवी कहलाती। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में, उनकी ज़ात, उनकी सिफत के बारे में उनको मौजू बनाकर लिखा गया इब्राहिम नामा, जिसमें क्या क्या लिखा गया था कि उनकी ज़ात और उनकी सिफात को मौजू बनाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर फ़नी और तख्लीकी कामों के एतबार से अहम तरीन दौर करार दिया जा सकता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर है। इससे पहले भी शायरों का कलाम मिलता है, मगर हुरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ नहीं। अब दीवान शायर है कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह क्या है? पहला दीवान शायर है। उनकी जो दीवान छपी थी उसमें क्या है? हुरूफ तहज्जी के तरतीब के साथ दीवान छपी थी। उसके बाद जो शायरों का कलाम मिलता है वो हुरूफ तहज्जी के तरतीब से नहीं मिलता है। हुरूफ तहज्जी क्या होता है? अलीफ से ये तक तरतीब वार सजा के लिखना किसी कलाम को, किसी शायरी को, बिल्कुल जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल में लिखते हैं, ए के बाद बी वाले वर्ड लिखते हैं, बी के बाद सी वाले, उसी तरह हुरूफ तहज्जी भी लिखा जाता है। अलीफ के बाद बे के बाद ते के बाद से। तो जितनी शायरी होती है उसी तरतीब से सजा के लिखा जाता है। कुली कुतुब शाह के दीवान में 50,000 इशार हैं, जिसमें गज़लें और नज़में सब शामिल हैं। वजह ही कि कुतुब मुश्तरी उर्दू की कदीम तरीन मसनवियों में से एक है, जिसमें कुली कुतुब शाह की महबूबा भागमती और कुली कुतुब शाह की दास्तान इश्क नज़म की गई हैं। इनके जो कदीम तर मसनवी हैं उसमें क्या है? कुली कुतुब शाह की महबूबा भागमती थी, उनके बारे में उनके इश्क की दास्तान नज़म की गई है, नज़म के अंदाज में लिखी गई है। दक्कन में उर्दू शायरी की ये रवायत 300 साल तक फलती फूलती रही, और तब दक्कन की शायरी के उफ़क़ पर वली दक्कनी तुलू हुए। और 300 साल तक क्या है? ये शायरी, इनकी शायरी जो थी, कुली कुतुब शाह की शायरी फलती फूलती रही। उसके बाद शायरी के उफ़क़ पर, उफ़क़ यानी आसमान को कहते हैं, वली दक्कनी तुलू हुई। वली एक बाशऊर शायर थे। वली ने अरबी और फ़ारसी से ना सिर्फ इस्तिफ़ादा किया, बल्कि वहाँ से बहरे भी हासिल की, और मज़ामीन भी, और उन्हें उर्दू के क़ालिब में ढाल दिया, और साथ ही इंतखाब अल्फाज से उर्दू शायरी का एक मेयार मुकर्रर किया। वली दक्कनी वली जो थे बहुत बड़े शायर थे, और वो दक्कन के रहने वाले थे। उन्होंने अरबी और फ़ारसी शायरी से क्या है? बहुत फ़ायदा उठाया। उनसे क्या है? बहरें हासिल की, जिस बहर में वो पहले नज़म लिखी जाती थी, शायरी की जाती थी, और उस बहर में क्या किया? उन्होंने उर्दू में नज़म लिखा, या उर्दू के क़ालिब में उस बहर को ढाल दिया। दक्कन से जब गज़ल शुमाली हिंदुस्तान पहुंची तो उसे सजाने संवारने के लिए आबरू, यगाना, हातिम,
फायज़, यकरंग मगमून और शाह मुबारक जैसे शायर मौजूद थे। इन लोगों ने वली के मतबा में शायरी का आगाज़ किया और वली के यहाँ से इल्हाम गोई लेकर इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ही जोर दे डाला। इस एतबार से शायरी का ये दौर इल्हाम गोई का दौर कहलाया। और जब वली के बाद जो शायर आए, आबरू, यगाना, हातिम, फायज़, यकरंगी वगैरह, उन्होंने क्या है, इस शायरी को और बहुत अच्छे से सजाया सवारा, यानी इसकी जुल्फ सवारी, यानी इसमें और ख़ूबसूरती पैदा किया और अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, बहरों को दुरुस्त किया। उसके बाद वली के यहाँ क्या था कि इल्हाम गोई ज़्यादा थी। इल्हाम गोई हमने आपको बताया था, इल्हाम होते हैं यानी दो लफ्ज़ होते हैं, एक मायने के दो लफ्ज़, एक लफ्ज़ के दो मायने होते हैं। एक मायने नज़दीक के लिया जाता है और एक मायने बहुत दूर के लिया जाता है। तो शायर क्या करते हैं, अपने शायरी में दूर के मायने लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उस वक्त के जो शायर थे उन्होंने क्या किया कि वली के इल्हाम गोई को ज़्यादा जोर डाला और ज़्यादा इल्हाम गोई से काम लिया। तो इस एतबार से शायरी का ये दौर क्या कहलाया, इल्हाम गोई का दौर कहलाया। इसके बाद मीर, दर्द और सौदा का दौर आता है, जिसे उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहते हैं। और इसके बाद जब मीर, दर्द और सौदा का दौर आता है तो ये दौर क्या कहलाता है, अहद ज़र्री दौर कहलाता है, यानी गोल्डन पीरियड कहलाता है। इस दौर में मीर सोज, मीर हसन जैसे शायर भी मौजूद थे। इस दौर में गज़ल में ज़बान व बयान, सादगी व सफाई और लुत्फ़ व असर की जो खूबियाँ पाई जाती हैं, इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं मिलती, यानी इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सौदा ने अपने पुरशुकवा अंदाज बयां से कसीदा गोई को इसी दौर में बामे उरूज पर पहुंचाया। और सौदा ने अपने पुरशुकवा अंदाज में, यानी शिकायत के अंदाज में, कसीदा गोई इस वक्त लिखी जाती थी, उसके बामे उरूज पर पहुंचा दिया, यानी उसे बुलंदी पर पहुंचा दिया। और मीर का अंदाज बयां इस तरह है कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। सौदा का अंदाज बयां देखिए, तूने सौदा के तई कत्ल क्या कहते हैं, ये अगर सच है तो जालिम इसे क्या कहते हैं। इसके बाद के शुअरा में मुसहफ़ी, असर, इंशा, जुरात और रंगीन का नाम आता है। उन्होंने उर्दू शायरी में कोई काबिल कदर इजाफा नहीं किया। इनके यहाँ भी तकरीबन वही ज़बान और बयान की खूबियाँ पाई जाती हैं जो इनसे कबल के दिल्ली के शुअरा में मौजूद थी। लेकिन यहाँ ना मीर जैसा सोज़ुगदास था, न दर्द का तसव्वुफ़ और इखलाक, न सौदा का पुरशिकवा अंदाज बयां, बल्कि जुरात, रंगीन और इशा के यहाँ तो मामला बंदी, उरियानियत और बाजारी ज़बान का इजाफा ही हुआ था। और इस वक्त का जो दौर था, शायरी का जो दौर था, उसमें क्या क्या हुआ कि यहाँ क्या था, मामला बंदी था, उरियानियत थी यानी नंगापन था, बाजारी ज़बान थी यानी बाज़ार की जो आम ज़बान होती है, आम लैंग्वेज होती है, सिर्फ इसी में ही इजाफा हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर था कि इस दौर में उर्दू ज़बान कुछ और साफ़ हो गई थी। 19वीं सदी के आगाज़ से उर्दू शायरी में जो दौर शुरू हुआ, इसमें कदीम शुरा की सादगी, आमद और लताफत की जगह लखनऊ की शायरी की तसन्ना और आवर ने ले ली। 19वीं सदी के आगाज़ से उर्दू शायरी में जो दौर शुरू हुआ, इसमें कदीम शुरा की सादगी, आमद और लताफत की जगह लखनऊ की शायरी के तसन्ना और आवर्द ने ले ली। 19वीं सदी में जो शायरी का आगाज़ हुआ था, तो उस वक्त के शायरी में क्या था, जज्बात था, अच्छी बातें थी। लेकिन नई शायरी में क्या हुआ, तसन्ना आ गया, यानी बनावट आ गई। इस दौर में शायरी महज लफ्ज़ी बाजारगिरी और जज्बात से खाली शायरी होकर रह गई। और इस दौर की जो शायरी थी, सिर्फ बातों की ही शायरी रह गई थी, इसमें जज्बात नहीं रहा था, जज्बात से खाली हो गई थी। फहाशी और फक्कड़पन इस दौर की शायरी का तुर्रा इम्तियाज़ बन गया था, और फहाशी और फक्कड़पन इस दौर के शायरी में शामिल हो गया था। सनाया बदाया का भोंडा इस्तेमाल और रियायत लफ्ज़ी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इस दौर की शायरी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अब किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है, वो नुकसानदेह हो जाता है। जैसे सनाया बदाया क्या है, एक तरह से शायरी की जेवर है, शायरी को इससे सजाया जाता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी चीज़ का इस्तेमाल क्या है, वो नुकसान हो जाता है, उससे नुकसान साबित होता है। और रियायत लफ्ज़ी का ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल हुआ, तो इससे क्या हुआ, उस दौर की शायरी को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन बदमज़ाक़ी के इस दौर का सबसे बड़ा कारनामा
शायरी और ज़बान की इस्लाह और सफाई थी। लेकिन इस दौर में भी क्या हुआ कि शायरी और ज़बान के क्या हुआ, इस्लाह हुई और इसकी सफाई हुई। शायरी और ज़बान के कवायद मुकर्रर हुए और इन पर सख्ती से अमल भी हुआ। इसके बाद के ज़माने में उर्दू शायरी में बुलंद और मतनू मज़ामीन, नाजुक ख़यालात, नया अंदाज़ बयां, माने खेज़ तराकीब, तशबीहात और इस्तिआरात पाए जाते हैं। इस दौर में हमें गालिब जैसे बुलंद परवाज़ शायर, मोमिन जैसे नाजुक ख्याल और ज़ौक़ जैसे बुलंद पाया शायर नज़र आते हैं। और इस दौर में भी हमें क्या है, गालिब जैसे बुलंद पाया परवाज़ शायर, जो बहुत बुलंद परवाज़ शायर थे, और मोमिन जैसे नाजुक ख्याल और ज़ौक़ जैसे बुलंद पाया शायर नज़र आते हैं। 19वीं सदी के वसत और 20वीं सदी के आगाज़ में, वसत यानी बीच में, 19वीं सदी के बीच में और 20वीं सदी के आगाज़ में यानी 20वीं सदी के शुरू में ना नासिख और वज़ीर की मजमून आफरीनी ही बाकी रही, ना मोमिन और गालिब की बुलंद ख्याली और ज़बान की नज़ाकत, लेकिन ज़बान की दिलकशी और बयान की शौक़ी ने इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर दिया। ज़ौक़, गालिब और मोमिन उर्दू गज़ल के उरूज के अलम बरदार हैं। दाग और अमीर मिनाई ने इस रवायत को आगे बढ़ाया। मीर हसन की सहरुल बयां और शौक़ की ज़हर इश्क भी इस दौर की पैदावार हैं। नसीम ने गुलजार नसीम, मीर अनीस और दबीर ने मरसियों से उर्दू नज़म को माला माल कर दिया। और इस दौर में जो थे ज़ौक़, गालिब, मोमिन के उर्दू गज़ल के क्या है, उरूज के अलमबरदार थे। इन्होंने उर्दू शायरी को बुलंदी पर पहुँचाया। और दाग और अमीर मिनाई ने इस रवायत को आगे बढ़ाया। और मीर हसन की सहरुल बयां और शौक़ की ज़हर इश्क और नसीम ने गुलजार नसीम लिखा। और अनीस और दबी ने क्या मरसियों से उर्दू नज़म को माला माल कर दिया। उर्दू अदब में क्या है, बहुत सारा ज़ख़ीरा हो गया। हाली और आज़ाद से जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ हुआ। इक़बाल, चस्बत, जोश, एहसान, दानिश वगैरह ने उर्दू नज़म पर तवज्जो दी, तो हसरत, असगर, जिगर और फ़ानी ने उर्दू गज़ल की आबियारी की। इसके बाद के शायरों में तरक्की पसंद शुअरा आते हैं, जिसने उर्दू शायरी में नज़म पर ज़्यादा तवज्जो दी। अब इसके बाद क्या, तरक्की पसंद का वक्त आता है। और तरक्की पसंद जो है शुअरा जो थे, उन्होंने क्या किया कि उर्दू नज़म पर ज़्यादा तवज्जो दी। फैज़, सरदार जाफरी, अहमद नदीम कासमी, फ़राक़, मजरूह, जान निसार, अख्तरुल ईमान वगैरह ने उर्दू नज़म के ज़रिए उर्दू शायरी में नए नए मौज़ूआत का इजाफ़ा किया। अगरचे इन लोगों ने बतौर ख़ास नज़म पर तवज्जो दी, लेकिन मजरूह, सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर ने गज़ल पर भी तवज्जो दी। उर्दू शायरी का ये सफ़र जारी है। फैज़ और फ़राक़ ने हमें अलविदा कह दिया, लेकिन अहमद फ़राज और शहरयार जैसे शायर आज भी उर्दू शायरी की ज़ुल्फ़े संवारने के लिए मौजूद हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ये सब नोट्स आपके लिए बहुत ही अहम है, और ये सब नोट्स आपको BA, MA और नेट JRF में भी काम आएंगे। अगर आप आगे उर्दू से पढ़ना चाहते हैं तो ये सब नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।